हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ वाला पार्ट खत्म हो गया है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 2-3 मिनट, देन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें। नाउ थर्मो केमिस्ट्री जो है उसमें हम केमिकल रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हीट ट्रांसफर
इन केमिकल रिएक्शन जो है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, उस हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफर इन केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन भी बोला जाता है। तो अब देखो क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो टाइप से रहेगा। हमारे पास ओपन वेसल में भी रिएक्शन हो सकता है और क्लोज्ड वेसल में भी रिएक्शन हो सकता है। तो ओपन वेसल जो है एंड क्लोज्ड वेसल की अगर हम बात करेंगे, तो क्लोज्ड वेसल में कांस्टेंट, अगर क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और ओपन वेसल में रिएक्शन हो रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अब देखो, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वहां पर हीट क्या होता है, याद हो तो? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होता है, आया ना हमने? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज, वरुण ओपन वेसल है तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमारे पास सॉरी प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि गैस जो है ना वो अंदर बाहर होती रहेगी। ठीक है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है डेल्टा एच, एंड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर ओपन वेसल है या प्रेशर कांस्टेंट है तो हम डेल्टा एच लेंगे, मतलब एंथैल्पी रिएक्शन लेंगे। ठीक है, तो हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एंथैल्पी हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज है ना, कब ओपन वेसल है या कांस्टेंट प्रेशर है तो। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर है तो हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डेल्टा एच, और अगर क्लोज्ड वेसल है या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा यू बोलेंगे। अब देखो एक्चुअल में क्या है, मैक्सिमम टाइम रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है। तो मैक्सिमम टाइम रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, नहीं सिद्धार्थ, गैस के लिए एनसीपी डेल्टा टी और एनसीबी डेल्टा टी होता था। एनसीपी डेल्टा टी और एनसीबी डेल्टा टी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूपी एंड क्यूबी। यहाँ पर डेल्टा एच इज नॉट एनसीपी डेल्टा टी एंड डेल्टा इज नॉट एनसीबी डेल्टा टी। ठीक है, बट heat at mole heat at constant pressure is delta H and heat at constant volume is delta U. This is also valid for solid and liquid. The maximum time reaction takes place at constant pressure. That's why Q जो है वो डेल्टा एच ही लिया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम जब भी हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे तो हम डेल्टा एच की बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही होती है। ठीक है, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम का एक तो केस है, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिएक्शन हो रही होती है। तो एक एग्जांपल इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर है, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा होता है, तो वहां पर जो हीट है बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा होता है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर जो हीट है वो डेल्टा यू होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम टाइम जब हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे सो हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, रिएक्शन जो है कांस्टेंट प्रेशर पर होती रहती। तो दिस इज फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो रिएक्शन मैक्सिमम टाइम होंगी कांस्टेंट प्रेशर पर होंगी, दैट्स व्हाई हम हीट ऑफ रिएक्शन को
डेल्टा एच बोलेंगे या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर, वहां पर एक तरह से चीज होती है, उसमें रिएक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, दैट्स व्हाई वहां पर हीट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट डेल्टा यू, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, मैंने एच और यू में तुम्हें रिलेशन तो बताया ही है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है, एंड अब देखो यहां पर हमने एक रिलेशन तुम्हें बताया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। ये रिलेशन किसके लिए था, याद हो तो? ये चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा ऑफ एन आर टी, एंड देन प्रोसेस में हमारे पास एन और आर कांस्टेंट होता है बट टेम्परेचर चेंज होता है। हमने ये रिलेशन तुम्हें बताया था, एन आर डेल्टा टी, याद है किसके लिए था ये? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ये होता है फॉर प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस के लिए होता था। ठीक है, थर्मोडायनिक प्रोसेस जो है उसमें भी ये यूज करते थे। तो थर्मोडायनिक प्रोसेस में ये यूज किया जाता था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। लेकिन देखो, अब थर्मोडायनिक प्रोसेस में क्या, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होते थे, वो चेंज नहीं होते थे। थर्मोडायनिक प्रोसेस जो है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते थे, बट टेम्परेचर चेंज हो सकता था, दैट्स व्हाई डेल्टा टी आया। लेकिन देखो रिएक्शन जो है उनकी अगर हम बात करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है फॉर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, रिएक्शन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टी जो है वो कांस्टेंट है, एंड डेल्टा एन जी जो है इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे हैं, याद रखना, इसको निकालने का तरीका देखो क्या है। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। चलो इसको हम एग्जांपल से बता देते हैं, देखो इसके बारे में, इसको हम एग्जांपल से बताते हैं। चलो पहले देखो, गैस, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसे लिख देते हैं अभी, देन एग्जांपल से और डिटेल में बता देते हैं। तो डेल्टा एनजी जो है वो क्या है कि कितने गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुए। ठीक है, गैस का ही देखना है, क्योंकि हमने टू एनआरटी किसके लिए लिखते हैं, गैस के लिए ही लें, तो गैस के कितने मोल्स जो है वो चेंज हुए रिएक्शन में, वो है डेल्टा एन। ओके, सो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन आ गया फॉर केमिकल रिएक्शन, है ना। प्रोसेस के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज किया जाता था, एंड केमिकल रिएक्शन नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच के रिलेशन के लिए। हो गया सबका? ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एन जी इज इक्वल टू सम ऑफ
stoichiometric coefficient of gaseous product minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactant. ठीक है, ऐसे भी डेल्टा एनजी को हम लिखना, जस्ट गैस का देखना में, सॉलिड लिक्विड वगैरह का नहीं। तो देखो जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives twice NH3 गैस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या होगा? प्रोडक्ट साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैस का 2 एंड रिएक्टेंट साइड का कितना है? नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, तो 2 माइनस 4 कितना आ गया? -2 आ गया। तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में रिलेशन डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था ना, आर टी। ओके, इसी टाइप से अगर हम कोई और रिएक्शन लिखे, जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस, इसका डेल्टा एनजी क्या है बताओ? इसका डेल्टा एनजी क्या है? इसका डेल्टा एनजी 0। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड एक गैसियस है और रिएक्टेंट साइड भी एक गैसियस है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी 0 इंटू आर टी। तो इस केस में डेल्टा यू एंड डेल्टा एच क्या आ गए? सेम। क्लियर है सभी का? ओके, सो डेल्टा एन जी क्या होगा? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ सम ऑफ गैसेस, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्वेश्चन ले, हो गया ना? ठीक है, सो क्वेश्चन लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 56 भी दोनों कर लो, 51 एंड 50। अच्छा 51 रहने दो, 51 रहने दो, 55 एंड 56 लो, 55 एंड 50।
लोकेश फर्स्ट स्लाइड रफ कर दिया है मैंने, ये सेकंड स्लाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। आया आंसर किसी का? आयुष देख लो, ये सेकंड पेज है। दिस इज सेकंड पेज एंड दिस इज थर्ड पेज। ठीक है,
तो है क्या? दो मिनट और, ठीक है, करो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? वाईफाई चला गया था बीच में। ओके, ठीक है। कराएं क्या? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 55 जो है उसमें क्या है? द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंस निकालना है ना। हमें पता है इट इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा एन जी आर टी होता है ना। एन जी आर टी क्या है? देखो हमारे पास रिएक्शन क्या है? ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इसका डेल्टा एन जी क्या? प्रोडक्ट साइड में देखो कितने हैं हमारे पास, गैस के 12 हैं, एंड रिएक्शन साइड में गैस के कितने? 15। तो डेल्टा एन जी क्या आया? -3 आया। ओके, तो डेल्टा एन जी आर टी इज -3 इंटू आर की वैल्यू क्या लें? 25/3 या 8.314, बिकॉज किलो जूल में आंसर निकालना है तो ये जूल में आएगा इससे। इंटू टेम्परेचर 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, तो ये जूल में आएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर दो। किलो जूल के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से देख लो कौन सा आंसर है हमारे पास। -7.4। ओके, तो -7.43 ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, so this was question number. Then question number 56. For the combustion of an octane, formula मतलब reaction है C8H18 gas plus O2 gives CO2 plus H2। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है।
तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें? तो देखो कार्बन जो है वो बैलेंस नहीं है, पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे तो 8 आ गया। देन हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 18 है, राइट साइड भी 18 होना चाहिए, तो 9 लिख देंगे H2 के आगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन देखो राइट साइड वाले कितने ऑक्सीजन हो गए, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25। तो लेफ्ट साइड भी 25 ऑक्सीजन आने चाहिए, तो कब आएगा, जब यहाँ पर 25/2 लिख दें। ओके, तो अब डेल्टा एन जी क्या है, तो H2O के अलावा बाकी सभी गैस हैं, तो डेल्टा एन जी इज प्रोडक्ट साइड 8, रिएक्टेंट साइड 1 प्लस 25/2। तो दिस इज नथिंग बट 7 माइनस 7 माइनस कितना हो गया, 25/2, दैट इज नथिंग बट -11/2 या -5.5। सो डेल्टा एच एंड डेल्टा ई में क्या रिलेशन होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी हो गया अपने पास 5.5 इंटू आर की वैल्यू ऐसा क्लोजूल में दिया है, तो क्लोजूल के लिए क्या करेंगे, 8.314 ये जूल आ गया, डिवाइड बाय 1000 भी कर देंगे, जिससे कि क्लोजूल में मिले, इंटू टेम्परेचर इज 298, 25 डिग्री मतलब 298। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन है ना शायद, यस ए ऑप्शन। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। ओके, तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट स्लाइड देखना है, ठीक है देख लो, जल्दी देखो। हाँ, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होल नंबर होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में होगा ना तो भी चलेगा। y1 देखो ना, प्रोडक्ट साइड हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट साइड देखो गैस कितना है, ये भी तो है ना, दोनों गैस लोगे ना, सॉरी रिएक्टेंट साइड नॉट प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड हमारे पास दोनों गैसें है ना, लिखा है ना ब्रैकेट में, ऑक्टेन ब्रैकेट में गैस दिया ही था ना। तक उतना चलेगा। आयुष क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहे हो, 55 का क्या आयुष, अच्छा कॉपी करना था, ओके ठीक है, हो गया सबका। ओके, तो ये हमारे पास मतलब अगर डेल्टा एच और डेल्टा यू का कुछ दिया हो केमिकल रिएक्शन
रिएक्शन के लिए, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब एक बार फिर से हम एंथैल्पी वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेते हैं। आवाज आ रही है क्या? बीच में फिर से वाईफाई चला गया था। ओके, सो जैसा हमने बोला कि हम फिर से एंथैल्पी के बारे में पढ़ लेते थोड़ा। ओके, तो हर सब्सटेंस का जो है कुछ ना कुछ एंथैल्पी होता ही है। लेकिन जैसा हमने पहले ही तुम्हें बताया कि हम एंथैल्पी का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, याद है? बट चेंज इन एंथैल्पी वगैरह का वैल्यू जो है बता सकते हैं। तो एच जो है, क्या बताया था हमने, यू प्लस पीवी होता है एंथैल्पी। इसके अलावा क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये सब बताया ना मैंने? ठीक है, अच्छा, एंथैल्पी ऑफ वन मोल सब्सटेंस जो है उसको क्या बोल देंगे? एंथैल्पी ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलार एंथैल्पी। ठीक है, उसको मोलार एंथैल्पी हम बोल देंगे। ऑब्वियसली एचएम वगैरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो नाउ ये मैंने बताया कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी जो है निकाल सकते हैं।
लिख लिया सबने? ठीक है। now जैसे हम बोले कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो इसका। तो हमारे पास मैं बोलता हूँ वाटर है, मान लो ये। ठीक है, दिस इज वाटर, 18 ग्राम वाटर है। 1 atm इसका प्रेशर है एंड टेम्परेचर 25 डिग्री। नाउ इसको हमने हीट किया, एंड हीट करके हमने इसको 50 डिग्री तक ले गए। ठीक है, 18 ग्राम वाटर ही है, एंड इसको हीट करके हमने ऑब्वियसली 1 atm प्रेशर रखा एंड 50 डिग्री तक ले। नाउ पहले मैं बोल रहा हूँ कि मोलार एंथैल्पी HM1 था, और बाद में मोलार एंथैल्पी हो गया HM2। तो ना तो हमें HM1 पता है, ना ही HM2 पता है। लेकिन क्या डेल्टा H पता है क्या? डेल्टा HM या डेल्टा H पता है क्या? चलो डेल्टा H ही लिख देते, चलो डेल्टा H हम लिख देते हैं, मोलार एंथैल्पी चेंज। ये पता है क्या हमें कि HM2 माइनस HM1 होगा? जैसे मैंने बताया कि वो बता सकते हैं। अब कैसे पता है ये? अब देखो, हमें पता है कि यार इट इज नथिंग बट, देखो टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट है ना। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया ये। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड लिक्विड के लिए हमने पहले ही बताया कि हीट कैसे निकाल सकते हैं, याद है? अगर याद है, लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेम स्टेट में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सेम स्टेट में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्यू क्या था, याद है? इट इज एन सी डेल्टा टी, या फिर अगर फेस चेंज हो रहा है तो एम इंटू एल, याद आया? फेस चेंज हो रहा है तो एन इंटू एल, याद आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सेम फेस है। अच्छा, वाटर के लिए सी का वैल्यू, फॉर वाटर सी का जो वैल्यू है, ये होता है 18 कैलोरी पर मोल। क्या होता है? 18 कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली 1 है, 18 ग्राम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है। सी की वैल्यू क्या है, 18 कैलोरी पर मोल। एंड डेल्टा टी कितना है बताओ? डेल्टा टी कितना है? 25 डिग्री गया ना, 15 से, सॉरी, 25 से 50 डिग्री गया ना। तो डेल्टा टी कितना है? 25 डिग्री है। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर देख सकते हैं आंसर जो है वो कितना आ गया, 450 कैलोरी आ गया। ओके, सो ये क्यू आया था, एंड क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ओके, सो एंथैल्पी हम नहीं निकाल सकते, हमें देखो HM1 भी नहीं पता था और HM2 भी नहीं पता था। ठीक है, दोनों की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन चेंज हमें पता चल सकता है। ठीक है, ये हम पहले भी तुम्हें बता चुके। ओके, सो मोलार एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, बट चेंज की निकाली जा सकती है। ओके, एंथैल्पी चेंज या मोलार एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकाली जा सकती है, एंथैल्पी की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। हो गया? नाउ अब देखो, एक और चीज है कि एंथैल्पी जो है,
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर हमारे पास एंथैल्पी तो उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। तो एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो इसके लिए एंथैल्पी को तो एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए इस टाइप से ऊपर लगा दिया जाएगा वो। ठीक है, तो एच नॉट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी हो गया। एच नॉट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ओके, तो अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो एंथैल्पी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे। बट स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? तो स्टैंडर्ड कंडीशंस आर, तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है। तो फॉर गैस 1 bar पार्शियल प्रेशर, गैस का प्रेशर अगर 1 bar है तो वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट है। सो फॉर गैस 1 bar पार्शियल प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर। देखो एक मिसकंसेप्शन होता है कि टेम्परेचर 298 केल्विन, सॉरी 298 केल्विन हो तो स्टैंडर्ड स्टेट होता है, ऐसा नहीं। टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट जनरली 298 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर ले लिया जाता है, बट टेम्परेचर कोई भी हो सकता है। तो फॉर गैस 1 bar पार्शियल प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर। ओके, प्रेशर अगर गैस का 1 bar है तो वो उसका स्टैंडर्ड स्टेट। इसी टाइप से लिक्विड एंड सॉलिड के लिए अगर हम बात करेंगे, तो फॉर लिक्विड एंड सॉलिड 1 bar एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर नहीं। गैस के लिए क्या था, पार्शियल प्रेशर था। ओके, तो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए 1 bar एक्सटर्नल प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर। गैस का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? गैस के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन है कि प्रेशर जो है वो 1 bar हो, पार्शियल प्रेशर जो है वो 1 bar हो, कोई भी टेम्परेचर चलेगा। लिक्विड एंड सॉलिड के लिए एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar। ठीक है, वैसे 1 bar और 1 ATM ऑलमोस्ट सेम ले लेते हैं, बट कंडीशन के हिसाब से 1 bar होना चाहिए। इसके अलावा आयन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, या फॉर एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे, फॉर एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलाल कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोलाल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। मतलब मोलैलिटी क्या होना चाहिए, 1 मोलाल कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैलिटी 1 bar होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर एक्वस सॉल्यूशन मोलैलिटी शुड बी 1 एट एनी गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी 1 होना चाहिए। वैसे मोलैलिटी और मोलरिटी जो है सेम हो जाता है अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो, बट मोर स्पेसिफिक क्या है, मोलैलिटी है। ओके, जनरली इसको मोलरिटी भी ले लिया जाता है। सो फॉर एनी एक्वस सॉल्यूशन मोलैलिटी शुड बी 1 एट एनी गिवन टेम्परेचर। तो जैसे 1 bar को 1 ATM ले लेते हैं, वैसे ही मोलरिटी को भी ऑलमोस्ट मोलैलिटी ले लेते हैं। ओके, बट मोर अप्रोप्रिएट क्या है, मोर अप्रोप्रिएट बार वाला प्रेशर है एंड मोलैलिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से। बाकी जैसे मैंने बताया
कि मोलैलिटी की बजाय तुम 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी मतलब 1 ले सकते हो, एंड 1 बार की बजाय 1 atm प्रेशर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट होगी किसी भी सब्सटेंस के लिए, और स्टैंडर्ड स्टेट पर जो एंथैल्पी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। रेवती जो एंड मोलैलिटी हम बताते हैं, सॉल्यूशन की बताते हैं ना। हाँ तो वरुण, वो सॉल्यूशन का ही होता है ना यार, होता तो सॉल्यूशन का ही है ना। सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे ना। पूरा सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसे है वरुण? अरे मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है ना भाई। तो उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट है ना, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला के सॉल्यूशन ही होता है ना। किसी भी सॉल्यूशन में क्या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों होते हैं, दोनों को मिला के ही सॉल्यूशन बोला जाता है। हो गया सबका? सिद्धार्थ, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इक्वल नहीं होती है। इक्वल ऑलमोस्ट कब होगी, जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 तभी होगा जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो जैसे 1 atm और 1 बार को हम ऑलमोस्ट सेम बोल देते हैं, बट होता नहीं है, थोड़ा डिफरेंस होता है ना। ऐसे ही मोलैलिटी एंड मोलैरिटी में भी डिफरेंस तो रहेगा, बट ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, वाटर की डेंसिटी के जैसा ही रहेगा, 1 ग्राम पर ml हो जाएगा, क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। निर्वेद, कंडीशंस अज्यूम नहीं करनी, ये कंडीशंस हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन है ये। अगर बोला है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, मतलब ये कंडीशंस है हमारे। चले आगे। तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसको डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एच एफ। ठीक है, सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इसका डेफिनेशन देखो क्या है। तो नाम से ही पता चलता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोई चीज फॉर्म होनी चाहिए। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो
एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from elements, when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements, स्पेलिंग क्या होगा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट का? CONSTITUENT from its constituent elements. ठीक है, सो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is formed from its constituent elements, और जो constituent elements हैं वो अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए. ओके, सो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of substance is formed from its constituent which should be in their stable state. ठीक है, वो अपनी स्टेबल स्टेट में होने चाहिए. हम बोल सकते हैं कि जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता. ठीक है, तो इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो जब 1 mole ऑफ सब्सटेंस को तुम बनाओगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो बनाने में कितना एंथैल्पी चेंज हुआ वो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अब देखो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं. तो जैसे H2O को तुम बना रहे हो, ठीक है, अब H2O में कौन कौन से एलिमेंट है बताओ यार? H2 में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाओगे तो 1 mole ऑफ H2O बनना चाहिए. अब देखो हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस फॉर्म में. और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो H2 प्लस O2 कैसे एग्जिस्ट करते हैं? H2 एंड O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना. तो 1 mole ऑफ H2O बनना चाहिए. तो 1 mole ऑफ H2O कब बनेगा? जब 1 mole ऑफ H2 एंड हाफ मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा तब बनेगा ना. तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H. लिख देता हूं क्योंकि H2O गैस का भी एंथैल्पी फॉर्मेशन आ ही सकता है. व्हाट इज एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस? तो मतलब तुम्हें तब क्या करना है? 1 mole ऑफ H2O गैस बनाना है. तो 1 mole ऑफ H2O गैस बनाओगे तो किससे बनाओगे? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो 1 mole ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन आएगा O2 फॉर्म में. सो O2 एंड H2 से बनेगा. नाउ H2O का 1 mole बनना चाहिए, तो रिएक्शन को जब बैलेंस करेंगे तो इधर हाफ आएगा. ठीक है, सो अब सेकेंड रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस. क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? गैस फॉर्म हो रहा है. ऊपर वाले में क्या फॉर्म हो रहा था? लिक्विड फॉर्म हो रहा था. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड. एंड सेकेंड रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस. तो 1 mole ऑफ सब्सटेंस बनना चाहिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए. किससे बनना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से. हो गया सबका? ठीक है, नाउ
और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लो हम बात करेंगे HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा यार। सो HCl जो है उसका 1 मोल बनना चाहिए, तो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl। अब देखो HCl का 1 मोल कब बनेगा, जब हाफ H2 एंड हाफ Cl2 हम लेंगे, ठीक है। सो इसका डेल्टा H क्या होगा, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है, ब्रैकेट में गैस लिख सकते हो तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस हो गया ये। अच्छा, अगर हम बात करेंगे HBr की, तो 1 मोल ऑफ HBr बनना चाहिए। तो किस किस से बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। नाउ हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 गैस। और ब्रोमीन कैसे एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सो Br2 लिक्विड। ओके, सो हाफ H2 हाफ Br2 लिक्विड विल गिव HBr गैस। सो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वरुण, इट इज नॉन मेटल, ब्रोमीन इज नॉन मेटल, मेटल नहीं है वो, नॉन मेटल है। सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr गैस। यस, ठीक है। तो इस टाइप से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल फॉर्म होना चाहिए और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अपने स्टेबल स्टेट में होने चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है। नाउ हाँ, मतलब कौन जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो 1 करना है उस सब्सटेंस का, ठीक है। सब्सटेंस का 1 मोल बनना चाहिए, मतलब उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लोगे। यस वरुण, ठीक है। तो अब देखो जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स in their stable state is taken as 0। क्यों भाई? क्योंकि अब तुमसे कोई बोलता है कि यार एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगा, तो यार O2 गैस बनाना ही नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बोलता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस क्या होगा, तो ऑब्वियसली 0 होगा। अगर कोई बोलता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस क्या होगा, तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 क्या होगा, Br2 गैस क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस क्या होगा, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? बिकॉज ब्रोमीन यार गैसियस फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये 0 नहीं होगा। 0 कौन होगा, 0 होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड। ये जो है ये 0 होगा। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड जो है वो 0 होगा, ब्रोमीन गैस 0 नहीं होगा। तो एलिमेंट्स का स्टेबल स्टेट जो है
क्या बोल रहे हो ब्रोमीन का? सर अगर हम ब्रोमीन 2 बना के करें तो, अरे तो ब्रोमीन 2 ही तो है ना यार। दिस इज नथिंग बट ब्रोमीन 2, Br2 मतलब ब्रोमीन Br2 ना। तो Br2 गैस जो है वो जीरो नहीं है, उसका एंथैल्पी फॉर्मेशन, बिकॉज ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Br2 लिक्विड का एंथैल्पी फॉर्मेशन जीरो। तो एलिमेंट्स जो है उनका एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है जीरो होगा अगर वो एलिमेंट्स स्टेबल स्टेट में है तो। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे कि यार ब्रोमीन वही रिएक्शन क्या होगी, तो Br2 लिक्विड गिव्स Br2 गैस। ठीक है, दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस। ठीक है, Br2 गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये होगा, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस। हाउ, वरुण बोल रहा है हाउ, यार व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वरुण? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए तो 1 मोल ऑफ Br2 गैस फॉर्म होना चाहिए। किससे फॉर्म होना चाहिए? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब ब्रोमीन ही है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट लेकिन स्टेबल स्टेट वाला, तो ब्रोमीन क्या हुआ, लिक्विड हुआ ना। यस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा, एंथैल्पी रिक्वायर्ड मतलब हीट रिक्वायर्ड होता है इनमें। ठीक है ना, इसी टाइप से अब देखो, अगर हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड की, तो एंथैल्पी ऑफ, अब कार्बन जो है याद रखना ग्रेफाइट फॉर्म में स्टेबल होता है, ठीक है, डायमंड में नहीं है, तो डायमंड का नॉन जीरो आएगा, डायमंड का क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो कार्बन ग्रेफाइट जो है इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। कार्बन ग्रेफाइट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। So enthalpy of सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म जो है वो स्टेबल होता है, इसलिए वो जीरो है। सिमिलरली और क्या याद रख सकते हो तुम? ठीक है, याद रखनी है चीज कि कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म स्टेबल है, इसलिए उसका जीरो लिया है। इसी टाइप से एलोट्रॉप्स है ना, कार्बन का डायमंड ग्रेफाइट, ये क्या एलोट्रॉप्स है। ऐसे ही सल्फर जो है, इसका मतलब ये पी ब्लॉक एलिमेंट आगे में पढ़ोगे। सल्फर का याद रखना, हमारे पास दो होते हैं मेनली, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक रोम्बिक होता है। ठीक है, सो सल्फर का रोम्बिक फॉर्म जो है उसमें स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई सल्फर रोम्बिक वाला जो है उसका जीरो है। एंड दूसरा मैंने क्या बताया,
मोनोक्लिनिक एक फॉर्म है, तो उसमें स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई मोनोक्लिनिक का क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, याद रखने का है। सिमिलरली फॉस्फोरस जो है उसका व्हाइट फॉस्फोरस आता है एक, और एक ब्लैक आता है। तो सल्फर का व्हाइट वाला वो स्टेबल होता है, दैट्स वाई सल्फर, सॉरी नॉट सल्फर, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का व्हाइट वाला जो है ये स्टेबल एलोट्रॉप है, दैट्स वाई उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। लेकिन फॉस्फोरस जो है उसका ब्लैक वाला जो हमारे पास होता है, ब्लैक वाला एलोट्रॉप, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेगा, मतलब स्टेबल फॉर्म उसकी फॉस्फोरस की व्हाइट वाली है, दैट्स वाई वो 0 है। तो ब्लैक का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, बिकॉज उसका स्टेबल स्टेट व्हाइट है ना कि ब्लैक। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ ये स्टेबल स्टेट है जो तुम्हें याद रखनी है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन की, सल्फर की एंड फॉस्फोरस की। कार्बन का ग्रेफाइट है स्टेबल स्टेट, सल्फर का रोम्बिक है एंड फॉस्फोरस का व्हाइट है। हो गया सबका? चलो आगे चलते हैं। तो नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी मिल सकता है। तो डेल्टा एच रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा, ठीक है। सो delta H reaction can be determined using delta H formation data अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो हम डेल्टा एच रिएक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? सो डेल्टा एच रिएक्शन आर एक्स एन मतलब रिएक्शन, ओके। आर एक्स एन जो है वो क्या है, रिएक्शन है। सो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों में क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये जो है ये क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, सो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई भी करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
का डेटा अगर पता है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, तो उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई एक रिएक्शन ले लेता हूं भी मैं। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन जो है वो है, मान लो अपने पास ये रिएक्शन है, CH4 गैस प्लस O2 गैस gives twice sorry gives CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, सो ये बैलेंस करेंगे तो ये हो गया। चलो प्रीवियस स्लाइड देखो फटाफट। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली, तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा से निकाला जा सकता है। कैसे देखो, तो प्रोडक्ट साइड मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्रोडक्ट साइड वाला माइनस रिएक्टेंट साइड वाला। ठीक है, प्रोडक्ट साइड वाला माइनस रिएक्टेंट साइड वाला, लेकिन क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को पहले स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या करेंगे, स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसका सम करेंगे, एंड देन प्रोडक्ट वाले में से रिएक्टेंट वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, तो यहां पर प्रोडक्ट कौन है, ये दो प्रोडक्ट हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इंटू 1 करेंगे, बिकॉज CO2 का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है। इसके अलावा दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है, H2O, तो सम करो, तो 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट साइड वाला आ गया, माइनस रिएक्टेंट साइड वाला। सो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास क्या है, CH4 एंड O2 है। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इंटू 1 बिकॉज उसका स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस इंटू क्या करेंगे 2, बिकॉज उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब उसका स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा, डेल्टा H आ जाएगा। समझाया? तो अगर किसी रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा पता है, तो उस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में HF वगैरह की वैल्यू दी होगी अगर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन पूछेंगे। हो गया सबका? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन उसके बाद छोड़ देंगे। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 64, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 64।
फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 64। निर्वेद स्क्रीन पे कुछ लिख ही नहीं रहा तो लैग कहां से होगा भाई? कुछ लिखा ही नहीं मैंने तो। मैं जस्ट बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर ये जो रिएक्शन है CS2 + 3O2 गैस
gives CO2 gas प्लस ट्वाइस SO2 गैस, इसका डेल्टा एच हमें दिया है एंड कितना दिया है -265, तो दैट -265 शुड बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 CS2, इसके अलावा -3 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब हमें पता है कि यार O2 तो गैसियस फॉर्म में ही है, तो उसका तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया, 0 हो गया ना, बिकॉज O2 गैस एलिमेंट है ना, O2 इज एलिमेंट और गैसियस फॉर्म में तो 0। अच्छा, इसके अलावा उसने क्या दिया है, उसने बोला है कि CO2 एंड SO2 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 4:3 रेशियो में है। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को बोल देते हैं 4x, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कितना हो गया, 3x हो गया। अच्छा, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं, वैसे वो क्या बोला कि दोनों नेगेटिव, बट नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज अपने आप x की वैल्यू नेगेटिव ही आ जाएगी। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं सबको। -265 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज 4x, इसके अलावा 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 मतलब 3x, इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CS2 हमें दिया है, कितना दिया है, 26 दिया है। तो यहां से देखो 10x जो है वो किसके इक्वल आया, -265 प्लस 26, इतना ही आया ना, कितना हो गया ये, कितना है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 265 एंड 26, अच्छा 239 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -23.9। नाउ निकालना क्या है हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 निकालना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या होगा, 3x, मतलब -3 टाइम्स ऑफ 23.9, कितना आ गया, -71.7। क्लियर है सभी को, तो ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगी। ओके, तो चलो आज का होमवर्क नोट कर लो ना। होमवर्क जो है वो क्या है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में 45, 48, 49, 51, 59, नहीं 59 रहने दो अभी, 51, देन 66, 68। ठीक है, तो चलो अभी इतना ही करो, बाकी नेक्स्ट टाइम देख। ओके, सो लेक्चर खत्म करते हैं एंड आफ्टर लेक्चर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।